નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોમાં ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત કરું છું. કેટલાય સમયથી ચાલી રહ્યું છે ઈવીએમ હટાવો, બેલેટ પેપર અપનાવો. હવે સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલોની ધીરજ ખૂટી ગઈ છે. ત્યારે સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલ ડોક્ટર ભાનુ પ્રતાપે ભારતીય જનતા પાર્ટીને શું ચેલેન્જ મારી છે કે આવનારા સમયમાં ઈવીએમ નહીં હટે તો ડોક્ટર ભાનુ પ્રતાપને પણ ચૂંટણી લડવા માટે મેદાનમાં ઉતરવું પડશે. ત્યારે શું વાત કરી છે સોશિયલ મીડિયામાં આવીને ભાનુ પ્રતાપે? સરકાર વાત સાંભળીને એકદમ ગભરાઈ ગઈ છે કે જો ખરેખર સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલો ચૂંટણી લડવા માટે મેદાનમાં ઉતરશે તો સ્વાભાવિક છે કે જનતાનો સાથ સહકાર મળશે અને આ વકીલો આસાનીથી જીતી જશે. આવું વિચારીને કદાચ ભારતીય જનતા પાર્ટીની અંદર ગભરાટનો માહોલ છવાઈ ગયો છે. ત્યારે સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલ ડોક્ટર ભાનુ પ્રતાપે નરેન્દ્ર મોદીને શું ચેલેન્જ આપી દીધી છે. સૌપ્રથમ તો આપણે એ વિડીયોને સાંભળીએ, ત્યાર પછી આપણે એ વિડીયો પર થોડી ચર્ચા પણ કરીશું. એટલે વિડીયોમાં છેલ્લે સુધી દોસ્તો જોડાયેલા રહેજો. આવો આપણે સાંભળીએ ડોક્ટર ભાનુ પ્રતાપે જે રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટીને અને ખાસ કરીને નરેન્દ્ર મોદीने જે ચેલેન્જ આપી છે. जो हम अभी ये चाह रहे हैं कि चुनाव इस देश में बैलेट पेपर से हो, ये लड़ाई तो इस देश के 140 करोड़ लोगों की यही तो ये लड़ाई खत्म नहीं हुई और चुनाव लड़ने पहुंच गए. ये लड़ाई मजबूत होगी. ये लड़ाई खत्म नहीं. 2024 के लोकसभा चुनाव पहले करने के बाद 2024 के चुनाव देखिए, संघर्ष वो भी संघर्ष जारी है, ये भी संघर्ष जारी है. उस संघर्ष को और मजबूती मिले इसलिए ये कदम उठाया गया. नहीं होने दिया जाएगा, चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा पूरी टीम के सामने से. बिल्कुल बिल्कुल वही चुनाव लड़ने बिल्कुल हम वही बात कह रहे हैं. और आंदोलन क्योंकि हमारा जारी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है. ये देश की जनता जिस पल जिस दिन सड़क पर उतर गई, ये चुनाव उसी दिन रुक जाएगा. मतलब उस लड़ाई में अभी भी वो लड़ाई है, उस लड़ाई में है. वो लड़ाई लगातार चल रही है. उस लड़ाई को और मजबूत बनाने के लिए हम ये कदम आज आप देखिए कि अगर पार्टी ने मुझे दिया है तो इसका मतलब यह है कि हमारी उस लड़ाई को मजबूती मिली है. लोग कहते हैं ना कि पार्टी नहीं आ रही, तो एक पार्टी मुझे टिकट दे रही, इसका मतलब वो पार्टी सीधे सीधे चुनाव उसमें आगे ना उस आंदोलन. नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव. मैं हूं आपके साथ रवीना. इस वक्त हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जो कुछ समय से आंदोलनों को लेकर काफी प्रचलित थे, लोगों के मन में बस गए थे और अब फिर से चर्चाओं में आ रहे हैं जब से समाजवादी पार्टी ने मेरठ लोकसभा सीट से इन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है. विरोध की भी चीजें सामने आ रही हैं और ऐसी सारी वीडियोस भी वायरल हो रही हैं जिस पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है. एडवोकेट भानु प्रताप जी हमारे साथ हैं. इनके आंदोलन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि अभी आंदोलन को आगे कैसे बढ़ाएंगे. राजनीति में चीजें चली गई तो इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या राजनीतिक फायदे के लिए इन्होंने सब किया. तो उन सारे सवालों के जवाब लेने आज हम इनके पास आए हैं. सर, सबसे पहले तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है जो चीजें अभी चल रही हैं? आपको सीट का टिकट मिल गया लेकिन आंदोलन फिर भी चल रहा है. लोग अब सवाल करें कि आंदोलन किस प्रकार चलेगा. बैलेट पेपर वापस लाने की आप बात कर रहे थे लेकिन खुद ही लड़ाई लड़ने चले गए हैं राजनीति में, तो कैसे देखा जाए? देखिए, चीजों को बहुत गहराई से समझने की जरूरत है. मैं इस सेंटेंस से शुरू करूंगा. बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात कही थी. उन्होंने कहा था राजनीतिक शक्ति हर ताले की चाबी है. ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का कहना. जहां तक मैं अपने विषय में कह सकता हूं, भाई मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बराबर, और मैं बहुत ही जितना मैं उनको जान पाया, समझ पाया और जितना उनके जीवन से प्रेरणा लेके मैं संघर्ष कर पाया, मैं यही निष्कर्ष पर पहुंचा कि उन्होंने जो बात कही है कि राजनीतिक शक्ति ही हर ताले की चाबी है, ये बात अक्षरशः सही है. इसका एक एक अक्षर बिल्कुल सही है. अब जब ये बात सही है तो राजनीति में आपको आना होगा. आप इसको इस तरह से भी समझें कि इस समय जो सरकार, जिसको मोदी सरकार कहा जाता है, ये जितना भी उत्पात मचा रही है, ये जितना भी काम कर रही है, ये राजनीति में आने के बाद, सत्ता में आने के बाद ये सब कर रहे हैं. अगर ये सत्ता में नहीं होते और जब तक ये सत्ता में नहीं थे तो ये कुछ नहीं कर पाए. सत्ता में आने के बाद ही ये सब कर पाए. तो राजनीति में आना और सत्ता में आना, तभी ये सारी की सारी चीजें होती हैं. आप देश के विकास के लिए, देश के विनाश के लिए, जैसी जिस व्यक्ति की भावना, जैसी सोच होती है, जैसे जिसके कर्म होते हैं, वो उस तरह से काम करता है. इसी से विकास भी हो जाता है, किसी से विनाश भी होता है. जो हो रहा है विनाश, जो हो रहा, और इसी से विकास भी होगा. तो राजनीति में आना और मजबूत अच्छे लोगों का, जो संघर्ष करने वाले लोग हैं, उनका राजनीति में आना जरूरी है. एक बात. दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाहूंगा, हम सब लोग
जो आंदोलन लेकर चल रहे थे लगातार, हमसे लोग कहते रहे आप तो आंदोलन कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियां कहां हैं? वो पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं आती जिनको सीधे सीधे इससे फायदा भी होगा नुकसान भी होगा, वो इसमें क्यों नहीं आती, वो आवाज क्यों नहीं उठाती? ये सब लोगों ने कहा। आज जब एक पार्टी ने इन सारी चीजों को देखते हुए, मेरे तमाम आंदोलन को देखते हुए, जिस आंदोलन को मैं आज भी कर रहा हूं, उस आंदोलन को करने से उस पार्टी ने मुझे रोका नहीं है और उस आंदोलन को लेकर मैं लगातार चल रहा हूं और उस आंदोलन को देखते हुए मुझे अपनी पार्टी में शामिल करके लोकसभा का चुनाव मेरठ लोकसभा क्षेत्र से लड़ने की जो जिम्मेदारी दी है, क्या नहीं ऐसा महसूस करते या लोगों को महसूस नहीं करना चाहिए कि वो पार्टी वाकई में जिस आंदोलन को लेके चल रहे हैं उसका समर्थन कर रही है? वो भी यही सवाल बन रहा है। वो भी चाहती है कि ये जो गंदगी फैली है, गंदगी किसी तरह से साफ हो और मुझे टिकट देने के बाद, मुझे जिम्मेदारी सौंपने के बाद कि मैं मेरठ से लोकसभा चुनाव लड़ूं, उसने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई उस आंदोलन के प्रति। लेकिन यही सवाल उठ रहा है सर कि क्या आंदोलन को सहारा बनाया था आपने ताकि यहां तक पहुंचा जा सके? आंदोलन को सहारा बनाता तो मैं किसान आंदोलन को भी सहारा बना सकता था। मैं जो CA/NRC का आंदोलन था उसको भी सहारा बना सकता था। और एक अगर मैं बात बताऊं तो कि मैं अब से पहले राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा। उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ में, जो 2022 का उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ, उस पार्टी का, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी का समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन था। बिना किसी शर्त के, बिना किसी सीट के गठबंधन था और उस गठबंधन के तहत गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने के लिए लगातार मैंने काम किया। ये बात तो आज की आंदोलन सहारा नहीं था ना, आंदोलन कभी सहारा नहीं था। और उस पार्टी की स्थापना हमने 2013 में की। राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी की स्थापना आज की नहीं, 2013 में की हमने। 2013 में की और 2014 में 29 मार्च 2014 को राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रजिस्टर किया। अगर उसका सहारा लेते, आपने कभी देखा CA/NRC के आंदोलन में हमें कभी पार्टी की बात की? नहीं की। आपने कभी देखा किसान आंदोलन में हमने पार्टी की बात की? नहीं की। आपने कभी देखा कि जो आंगनवाड़ियों का आंदोलन था उसमें हमने कभी बात की? नहीं की। हमने कभी कोई बात नहीं की, क्योंकि पार्टी है, जरूर है, राजनीति में आना इसलिए तो बनाई गई थी पार्टी। लेकिन जब समाज चाहता है कि सामाजिक स्तर पर वो लड़ाई लड़ी जाए तो हमने उसी स्तर पर लड़ी। સાંભળ્યું ને? તો આવનારા સમયમાં કદાચ ડોક્ટર ભાનુ પ્રતાપ જે સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલ છે એ પણ કદાચ ચૂંટણી લડવાના મૂડમાં આવી શકે એમ છે. ખરેખર જો સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલ ચૂંટણી લડે તો અત્યારે EVM હટાવો, બેલેટ પેપર અપનાવો, આ આંદોલનને લઈને જેટલા લોકોએ સમર્થન કર્યું છે સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલોને, એ તમામ લોકોનો વોટ સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલ ડોક્ટર ભાનુ પ્રતાપના પક્ષમાં જાય. આ સીધી વાત છે, કારણ કે સચ્ચાઈ, સત્ય અને દેશની પ્રગતિ માટે જે વકીલો લડી રહ્યા છે એમને ખૂબ સાથ સહકાર મળ્યો છે. તો આવનારા દિવસોમાં જોવાનું છે કે સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલ ડોક્ટર ભાનુ પ્રતાપ ચૂંટણીના મેદાનમાં ઉતરે છે કે પછી આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર બેલેટ પેપર અપનાવે છે. વિડીયોને વધુમાં વધુ શેર કરી દેજો, દરેક લોકો સુધી આ વિડીયોને પહોંચાડો, જેથી કરીને દરેક લોકો વધુમાં વધુ જાગૃત બને.